हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय गोपाल देव में। और आज हम चैप्टर सेकंड लेके आए हैं। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और फर्स्ट चैप्टर को समझने के बाद ही सेकंड को स्टार्ट करना है और अच्छे से समझना है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर अच्छे से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इस चैप्टर का नाम है विद्युत विभव एवं विभवांतर, इलेक्ट्रोपोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। और इसमें जो ये वाला भाग है या ये पार्ट है जो कितने अंक का होगा, ये 3 अंक का है। इसमें सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे, स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में विद्युत विभव और विभवांतर की बात होगी विद्यार्थियों। तो समझते हैं टाइम वेस्ट किए बिना स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। यानी स्थितिज ऊर्जा का मतलब यहां पे क्या होगा विद्यार्थियों, आपने 11th में भी पढ़ा होगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। और यहां पे आप क्या पढ़ोगे, आवेशों के बारे में पढ़ोगे स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों, कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊर्जा। लेकिन यहां पे बात हो रही है आवेश के बारे में। तो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आवेशों की या विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी विद्यार्थियों। अब समझते हैं इनको अच्छे से डायग्राम की सहायता से कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। मान लेते हैं यहां पे पॉजिटिव चार्ज है या आवेश है और इनके चारों ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। या आपने अच्छे से फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ के आए हो विद्यार्थियों। अब यहां पे हम क्या मान लेते हैं कि इन आवेश से आर दूरी पर कोई बिंदु है P, आर दूरी पर कोई बिंदु है P, और अनंत से कोई आवेश को लेके आ रहे हैं। और वो आवेश कौन सा मान लेते हैं, परीक्षण आवेश मानते हैं, क्योंकि ये आवेश हैं सूक्ष्म धनावेश हैं जिनसे इनकी तीव्रता पर कोई प्रभाव न पड़े। ये हो गया परीक्षण आवेश। यहां पे बात हो रही है स्थितिज ऊर्जा की, विद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात हो रही है। तो वो स्थितिज ऊर्जा का जो परिभाषा बनेगी वो क्या बनेगी विद्यार्थियों, कि अनंत से कोई आवेश विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आ रहे हो तो लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है। और कार्य कितना होगा, 2 प्रकार का होगा यहां पे। एक तो इसको यहां पे ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आकर्षण होगा। तो यहां पे क्या परिभाषा बनती है स्थितिज ऊर्जा की। अगर इनको अच्छे से समझोगे तो ही आगे टॉपिक विद्युत विभव और विभवांतर क्या होता है उनको अच्छे से समझेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही क्या है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। बहुत ही सिंपल, आपने पहले पढ़ा होगा कि ये आवेश हैं तो उनके चारों ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा विद्यार्थियों। क्या होगा, विद्युत क्षेत्र।
और विद्युत क्षेत्र से बाहर कोई भी बिंदु है उसको आप क्या मानोगे? अनंत मानोगे। तो अनंत से का मतलब क्या है कि विद्युत क्षेत्र से बाहर बिंदु है उनसे आवेश को आप लेके आ रहे हो, और आवेश को लेके आ रहे हो तो लाने में कितना कार्य करोगे, वो कार्य क्या होगा? विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी या ऊर्जा के रूप में संचित होगी। ये पॉइंट आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही क्या होता है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब इनका फॉर्मूला क्या होता है उनको अच्छे से फाइंड करेंगे। यहां पे आप क्या देख सकते हैं कि आपको जो कार्य करना पड़ रहा है ना, वो कार्य कैसा करना पड़ रहा है उनको और एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं। मान लेते हैं यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे क्यू मान लेते हैं या फिर कैपिटल क्यू मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे ये क्यू मान लिया, ये आवेश है। अब यहां पे इनके चारों ओर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। अब यहां से इनसे आर दूरी पर आप बिंदु कोई भी ले लो, यहां पे पी बिंदु, और यहां पे बिंदु ए मान लो, ये है बिंदु पी। अब यहां पे क्या कर रहे हैं? अनंत से कोई आवेश को लेके आ रहे हैं और वो परीक्षण आवेश मान लेते हैं। और वो कौन सा मान लेते हैं? परीक्षण आवेश मान लेते हैं। और वो परीक्षण आवेश लेके आ रहे हैं। अब ये वाला बिंदु जो परीक्षण आवेश है, वो परीक्षण आवेश और ये भी धनावेश हैं, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा विद्यार्थियों? इसके विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बाह्य बल लगाना पड़ेगा, यानी ये होगा बाह्य बल की दिशा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज हैं। जब इनको पास में लेके आओगे तो प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? वो होता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। अब यहां पे ये तो हो गया F बाह्य हो गया, लेकिन आपने कूलाम का नियम एक अच्छे से पढ़ा होगा, दो आवेशों के मध्य, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल। तो यहां पे उस बल की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? विपरीत होगी, यानी ये होगा F स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल, और ये इनकी दिशा होगी उनके विपरीत, क्योंकि इसको प्रतिकर्षित कर रहा है। इन दोनों बलों की दिशा क्या है? विपरीत है विद्यार्थियों। ये तो हो गया बाह्य बल, यानी उसको बल प्रतिकर्षण के विरुद्ध लेके जाना है। लेके जाने में कितना कार्य करोगे? वो होगा F बाह्य बल। और ये क्या होगा? कूलाम के नियम से प्रतिकर्षित करेगा, तो ये होगा स्थिर विद्युत बल। ये बातें हो गई इसमें बल के बारे में। अब हम यहां पे और क्या मान सकते हैं, देखते हैं कि यहां से ये बिंदु A से है ना, परीक्षण आवेश x डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है विद्यार्थियों? x डिस्टेंस पर है। यानी ये परीक्षण आवेश इस धनात्मक आवेश प्लस कैपिटल Q से x डिस्टेंस पर है। और हम क्या मान लेते हैं कि इनको अल्प विस्थापित करेंगे तो क्या मानोगे? dx मानोगे। परीक्षण आवेश को अल्प विस्थापित करोगे, यानी वो dx विस्थापन किया, हम यहां पे ये मान लेते हैं। ये बात हो गई इसके डायग्राम की, और किसकी हो गई? F स्थिर विद्युत बल और F बाह्य बल की बात हो गई। अब यहां से आपको क्या फाइंड करना है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना। तो यहां पे क्या लिखेंगे? विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना। और विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना, ऊर्जा होती है किया गया कुल कार्य। तो यहां पे कार्य की क्या परिभाषा हो सकती है आपको पता है? कार्य की परिभाषा होगी, तो यहां पे आप और भी क्या लिख सकते हैं कि आप अल्प विस्थापित कर रहे हो तो किया गया कार्य अल्प होगा। जब उनका समाकलन करोगे तो टोटल क्या प्राप्त होगा?
किया गया कार्य प्राप्त होगा। यहां से आप क्या लिख सकते हैं, देखते हैं कि यहां पे क्या लिखोगे कि dw बराबर F वेक्टर, और यहां पे आप क्या लिखोगे, बाह्य बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है, तो F वेक्टर बाह्य बल हो गया, और यहां पे डॉट में क्या होगा, dx वेक्टर, ये क्या है, अल्प विस्थापन। तो कार्य क्या होता है विद्यार्थियों, बल इंटू विस्थापन। बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल क्या होता है, वर्क होता है कार्य। ये बात हो गई कि अल्प विस्थापन में किया गया कार्य भी क्या है, अल्प, इसकी बात हो गई। यहां से आप क्या देख सकते हैं कि F बाह्य और F स्थिर विद्युत बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, तो इनको आप पहले क्या दे दो, इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। यहां से और आप क्या लिख सकते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं कि F बाह्य है ना, यानी बाह्य बल वो किसके बराबर होगा, वो होगा -F स्थिर विद्युत बल के। किसके बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में और परिमाण में क्या होगा विद्यार्थियों, समान होगा। अब यहां से इनको आप इक्वेशन क्या दे दो, सेकंड दे दो। फर्स्ट और सेकंड से आप क्या लिख सकते हैं, जहां पे F बाह्य लिखा हुआ ना, वहां पे आप क्या लिख सकते हैं, -F स्थिर विद्युत बल लिख सकते हैं। यानी समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम क्या ज्ञात कर रहे हैं विद्यार्थियों, आपको पता है, हम ज्ञात कर रहे हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कर रहे हैं, यानी किए गए कुल कार्य की गणना कर रहे हैं। अब 1 व 2 से क्या प्राप्त होगा, dw बराबर ये होगा -F वेक्टर, और हो जाएगा ये स्थिर, और डॉट dx वेक्टर। अब यहां से आप वेक्टर और डॉट भी हटा सकते हैं, तो क्या लिखोगे, तो वो लिखोगे -F स्थिर और dx। अब आपके दिमाग में ये भी आ चुका होगा कि यहां पे ये डॉट और वेक्टर हटाओगे तो cos थीटा लगेगा, हाँ ये रहा cos थीटा। लेकिन यहाँ पे एंगल क्या होगा विद्यार्थियों, क्योंकि ये एक ही दिशा में आगे आ रहा है, तो जितना इस दिशा में बल लगा रहे हैं तो ये इस दिशा में होगा ये वाला, यानी इन दोनों के मध्य जो एंगल होगा ना, वो क्या होगा विद्यार्थियों, बल और विस्थापन दोनों हैं, और दोनों क्या होगा, 0 डिग्री पर होगा। यहां पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। आप पहले भी देख सकते हैं, F बाह्य बल की दिशा ये है, और इस अल्पांश या फिर आप क्या कह सकते हैं कि विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, तो ये भी एक दिशा में है, तो यहां पे एंगल बनेगा, वो बनेगा 0 डिग्री। क्या बनेगा विद्यार्थियों, 0 डिग्री। यहां पे आप 0 डिग्री रखोगे तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1, यानी dw बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, -F स्थिर और dx। cos 0 की वैल्यू 1 होगी। इसको इक्वेशन क्या देंगे, थर्ड इक्वेशन। ये वाली चीजें जो बार बार आप 11th में कर चुके हो, बहुत सिंपल। अब हमें क्या करना है, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से हमें F स्थिर विद्युत बल लिखना है, यानी कूलाम का नियम लगाना बहुत सिंपल है। कूलाम के नियम से, अब कूलाम का नियम है, तो कूलाम के नियम से आप क्या लिखोगे विद्यार्थियों, कूलाम के नियम से आप लिखोगे ये आवेश पॉजिटिव यानी +Q, और ये रहा परीक्षण आवेश, इन दोनों के मध्य लगने वाला बल आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर अच्छे से पढ़ा होगा, और वो क्या होता है, तो वो होगा F स्थिर विद्युत बल इक्वल टू क्या होगा, K, Q यहां पे क्या है, कैपिटल है, और दूसरा Q क्या है, प्रेक्षण आवेश है, और अपॉन में आप यहां से क्या देख सकते हैं, ये डिस्टेंस, यानी इन दोनों आवेशों के मध्य की बात हो रही है, इन दोनों आवेशों के मध्य की डिस्टेंस आपने क्या मानी, x माना, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, अपॉन में x स्क्वायर।
तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वो डिस्टेंस थी आर, यहाँ पे x माना तो x लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां पे Q1 Q2 आवेश था, यहाँ पे क्या है, एक तो कैपिटल Q और एक क्या हो गया, परीक्षण आवेश Q0। ये बात हो गई F स्थिर विद्युत बल की। और यहां से आप क्या लिखोगे, इसको आप इक्वेशन 4 भी दे सकते हैं। और ये वाला मान आप किस में रखोगे, ये वाला मान समीकरण, ये देख सकते हैं समीकरण 3 के अंदर रखोगे। और वो समीकरण 3 आगे क्या सॉल्यूशन देगी, समझते हैं इनको। क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से मान, किसका मान, F स्थिर विद्युत बल का मान। समीकरण 3 से, सॉरी यहां पे समीकरण 4 से लिखना पड़ेगा। समीकरण 4 से मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, अब 3 में रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, dw बराबर, यहां से आप 3 देख सकते हैं वापस, ये रही 3, इसमें ये वैल्यू यहां पे रखोगे तो क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा माइनस के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट dx। अब ये प्राप्त हो गया, हमें किया गया अल्प कार्य प्राप्त हुआ। लेकिन आप यहां से डायग्राम की सहायता से क्या समझ सकते हैं कि आप कहां से कहां तक आवेश को लेके आ रहे हो। आप अनंत से, कहां से, अनंत से कितनी डिस्टेंस तक आवेश को लेके जाओगे, वो लेके जाओगे बिंदु P तक, बिंदु P तक, यानी डिस्टेंस R तक लेके जाओगे। यहां से यहां तक ये डिस्टेंस बिंदु P तक आवेश को लेके आना है। टोटल कार्य कहां से कहां तक हमें ज्ञात करना है, अनंत से P बिंदु तक, अनंत से P बिंदु तक, यानी P बिंदु हमने इस प्लस Q आवेश से कितनी दूरी पर माना, R दूरी पर माना। तो लिमिट क्या लगेगी विद्यार्थियों, लिमिट लगेगी इनफाइनाइट से कहां तक, R तक। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य। अब किया गया कुल कार्य तो आपको समाकलन करना पड़ेगा, dw बराबर, और ये माइनस बाहर, फिर समाकलन ऑफ के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट अनंत से R तक, अनंत से R तक लिमिट हो गई। अब यहां से अब क्या देख सकते हैं, x के सापेक्ष क्या हो रहा है, समाकलन हो रहा है। तो बाकी वाले पदों को आप क्या लिख सकते हैं बाहर, dw का क्या बन जाएगा, ये w हो जाएगा, और माइनस के क्यू, यहां पे क्यू नॉट ये बाहर आ गया, और समाकलन क्या होगा, लिमिट इनफाइनाइट से R तक, और ये होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब यहां से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx का क्या होता है समाकलन, उनको समझते हैं। और यहां पे आप एक और भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, किसका, ये माइनस हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, लिमिट को चेंज कर सकते हैं। तो वो भी आप कॉन्सेप्ट यहां पे लगा सकते हैं। माइनस हटा दोगे तो क्या बचेगा, के क्यू नॉट, और ये हो जाएगी R टू इनफाइनाइट, लिमिट R टू इनफाइनाइट हो जाएगी। और इनको आप क्या लिख सकते हैं, x की पावर 2 है, ऊपर जाएगी तो क्या बनेगी, x की पावर -2 dx। W बराबर के क्यू नॉट, और यहां से इनका समाकलन क्या होता है विद्यार्थियों, थोड़ा और एक फॉर्मूला डिटेल में समझते हैं। x की पावर n dx का क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, यानी पावर एक जुड़ेगी और सेम पावर अपॉन में लिखी जाएगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, -2 + 1 अपॉन में -2 + 1,
और ये हो जाएगी लिमिट r टू इनफाइनेट, r टू इनफाइनेट, w बराबर के क्यू क्यू नॉट, और यहां से क्या हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1, और ये हो जाएगी r टू इनफाइनेट। अब ये -1 है, उसको बाहर लिख सकते हैं, तो क्या बनेगा, W इजिकल टू क्या बनेगा, वो बनेगा के क्यू क्यू नॉट, और ये होगा x की पावर -1, और लिमिट कहां से कहां तक, r टू इनफाइनेट। ये माइनस एक और आ गया, यदि आप पहले माइनस नहीं हटाते तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाता, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, माइनस को और हटाना है, लिमिट को और चेंज कर लो। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, के क्यू क्यू नॉट, और ये हो जाएगा पावर -1 है तो अपॉन में जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, और लिमिट और चेंज कर लो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अनंत से r, यानी सेम लिमिट ही रहेगी, पहली वाली सेम लिमिट ही रहेगी। आप ये भी कह सकते हैं भाई यहाँ पे ये माइनस था और ये माइनस बाहर आ गया तो प्लस बन गया, तो इन लिमिट को चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, और चेंज की है तो वापस आप ये भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। अब यहां से सॉल्यूशन क्या होगा विद्यार्थियों, के क्यू क्यू नॉट, और यहां पे जहां पर x है ना वहां पे आपको अपर लिमिट लगानी पड़ेगी। अपर लिमिट का मतलब ये कौन सी सीमा होगी, ये होगी उच्चतम सीमा, उच्चतम सीमा, और ये कौन सी होगी, निम्नतम सीमा। तो सबसे पहले उच्चतम सीमा यहां पे लिखी जाएगी, जहां पे x है वहां पे r रखोगे, माइनस जहां पे x है वहां पे इनफाइनाइट रखोगे, तो कार्य बराबर क्या प्राप्त होगा, के क्यू क्यू नॉट, और ये हो जाएगा 1/r, 1/ अनंत क्या होगा, 1/ अनंत तो 0 बन जाएगा, तो ये बनेगा 1/r, और फाइनली हमें जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ वो W बराबर के क्यू क्यू नॉट अपॉन r प्राप्त हुआ। और यही कार्य क्या है, यही कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा का है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा को आप किन से दर्शा सकते हैं, U से दर्शा सकते हैं, यानी ये क्या बनेगा, U इजिकल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन r, ये हमें प्राप्त हो गया विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। अब इसके बाद में अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा, वो कौन सा आएगा, विद्युत विभव, और उसके बाद में विभवांतर क्या होता है विद्यार्थियों, उनको भी डिटेल में समझेंगे। यहां तक आपको बढ़िया राइटिंग के साथ में करना पड़ेगा और अच्छे से समझना पड़ेगा, एक एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। यह हमें प्राप्त हो गया विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। अब इसमें आप U और R में क्या ग्राफ खींच सकते हैं, व्युत्क्रमानुपाती का, यानी जितना P बिंदु ज्यादा डिस्टेंस पर होगा स्थितिज ऊर्जा उतनी ही क्या होगी, कम होगी विद्यार्थियों, यानी किया गया कार्य यहां पे कम होगा इसमें। तो यहां पे आगे समझते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है विद्यार्थियों। अब हमारा चैप्टर मुख्य रूप से अभी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इन कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझोगे तभी आगे समझ में आएगा। अब यहां से हमारे जो टॉपिक हैं वो टॉपिक हैं विद्युत विभव। क्या है विद्यार्थियों, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिनको V से डिनोट करते हैं। अब विद्युत विभव क्या होता है उनको भी थोड़ा डिटेल में और समझते हैं। देखो यहां से अभी हमने जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ हमें, वो प्राप्त हुआ U इजिकल टू क्या प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ के क्यू क्यू नॉट
अपॉन में आर, ये प्राप्त हुआ। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं, यानी यहां पे आप परीक्षण आवेश को लेके आ रहे हो ना, वो उसका आप डिवाइड दे दो यहां पे, तो वो क्या प्राप्त होगा, U अपॉन क्या हो जाएगा, Q नॉट इजिकल टू क्या प्राप्त होगा, KQ अपॉन R। क्या प्राप्त होगा विद्यार्थियों, KQ अपॉन R। और यहां से आप क्या देख सकते हैं, यानी यही क्या है हमारा, यही विद्युत विभव है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या हुआ, अनंत से विद्युत क्षेत्र में आवेश को लाने में किया गया कुल कार्य। और यहां पे एकांग आवेश की बात हो रही है, यहां पे एकांग आवेश की बात हो रही है, यानी इकाई आवेश को लाने में कितना कार्य करोगे, वही क्या होता है, विद्युत विभव होता है। एकांग आवेश का मतलब क्या होता है, यहां से देखो, U अपॉन क्यू नोट को आप क्या लिखोगे, V लिखोगे विद्यार्थियों। तो हमें V इजिकल टू क्या प्राप्त हुआ, KQ अपॉन R प्राप्त हुआ, KQ अपॉन R प्राप्त हुआ। यह होता है विद्युत विभव का फॉर्मूला। ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला प्राप्त हो गया हमें। अब यहां से और इसकी क्या परिभाषा दे सकते हैं विद्युत विभव की, वो देखते हैं। यानी आप V बराबर क्या लिख सकते हैं, U अपॉन क्यू नॉट, यानी U अपॉन क्यू नॉट को क्या माना, V माना है। इसका मतलब ये हुआ कि एकांग आवेश को अनंत से, एकांग आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में, एकांग आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही क्या है, विद्युत विभव है। किया गया कार्य क्या है, विद्युत विभव। यानी यहां पे प्रेक्षण आवेश को आप क्या मानोगे, यहां पे मानोगे 1 कूलाम मानोगे, तो V इजिकल टू क्या बन जाएगा, U अपॉन 1, यानी V इजिकल टू क्या होगा, U प्राप्त होगा, V इजिकल टू U प्राप्त होगा। यानी एकांग आवेश को लाने में कितना कार्य कर रहे हो, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या है, आप संपूर्ण आवेश को लेके आ रहे हो और कितना कार्य कर रहे हो। यहां पे बात हो रही है एकांग आवेश की, यानी 1 कूलाम आवेश को लाने में कितना कार्य कर रहे हो, वो होता है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी ये हमें फॉर्मूला प्राप्त हुआ। इसको आप और भी क्या लिख सकते हैं, U को W अपॉन क्यू नॉट भी लिख सकते हैं, W अपॉन क्यू नॉट। अब ये तो फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ V इजिकल टू W अपॉन क्यू नॉट, या इसको क्या लिख सकते हैं, U अपॉन क्यू नॉट। ये तो फॉर्मूला प्राप्त हो गया। लेकिन यहां पे इसका मात्रक क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है और इसकी प्रकृति क्या है, उनके बारे में भी अच्छे से समझते हैं। यानी यहां पे आप मात्रक की बात करोगे सबसे पहले, तो मात्रक कार्य क्या क्या होगा विद्यार्थियों, जूल। तो ये हो गया जूल अपॉन आवेश का होता है कूलाम, जूल अपॉन कूलाम, जूल अपॉन कूलाम। ये हो गया इसका मात्रक, जूल अपॉन कूलाम। और विद्यार्थियों जूल अपॉन कूलाम को क्या बोलते हैं पता है, उसको बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, वोल्ट बोलते हैं। ये इसका ऐसा ही मात्रक भी है, ऐसा ही मात्रक, यानी M के S मात्रक भी कह सकते हैं। ऐसा ही का मतलब M के S मात्रक।
अब यहां पे ये वोल्ट हो गया इसका एसआई मात्रक, यानी जहां पे भी विद्युत विभव आएगा उसका मात्रक आप क्या बोलोगे? वोल्ट बोलोगे। और जूल अपॉन कूलाम भी कह सकते हैं, जूल अपॉन कूलाम भी कह सकते हैं। अब उसके बाद में ये तो हो गया इसका मात्रक। विमा क्या होगी? विमा को भी यहां पे दर्शाते हैं, विमा क्या होगी? कार्य की विमा क्या होती है विद्यार्थियों? तो कार्य की विमा होगी M1L2T-2 अपॉन, और कूलाम की तो होती है A1T1। आप डायरेक्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी, फर्स्ट चैप्टर का प्रत्येक भाग को क्लियर करना पड़ेगा विद्यार्थियों। अब यहां पे इनका सॉल्यूशन करोगे तो क्या प्राप्त होगा? M1L2T, ये -2 है, ये ऊपर जाएगा तो और -1 बन जाएगा, टोटल -3। ए भी ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा A-1। ये प्राप्त हो गई विमा, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहां पे विमा की बात हो गई, उसके बाद में और क्या होगा? यहां पे उसकी प्रकृति क्या होती है विद्यार्थियों? प्रकृति भी लिखते हैं यहां पे। प्रकृति यहां पे होगी क्योंकि कार्य और आवेश दोनों अदिश हैं, तो ये भी कौन सी राशि होगी विद्यार्थियों? अदिश राशि होगी। इसकी भी कोई भी निश्चित डायरेक्शन नहीं है, अदिश राशि होगी। कार्य अदिश, आवेश अदिश, तो विद्युत विभव भी क्या होगी? अदिश राशि होगी। यह बात हो गई विद्युत विभव की। लेकिन यहां पे आपको एक और भी परिभाषा समझनी पड़ेगी। वो क्या होती है? 1 वोल्ट की परिभाषा। 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है? 1 वोल्ट की परिभाषा, एक वोल्ट की परिभाषा का मतलब क्या हुआ कि अनंत से 1 कूलाम आवेश को लाने में यदि किया गया कार्य भी 1 जूल है, 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य भी यदि 1 जूल है, तो फिर वो क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट कहलाएगा। चलो गुरुजी, बोलने से नहीं आया समझ में, चलो इसको लिखते हैं, पहले समझते हैं क्या होता है। यहां पे फॉर्मूला क्या आपको पता है? V इक्वल टू क्या होगा? W अपॉन क्यू नॉट। यदि क्यू नॉट भी क्या है? 1 कूलाम, और कार्य भी क्या हो रहा है? 1 जूल हो रहा है, उस कंडीशन में V इक्वल टू क्या प्राप्त होगा? 1 वोल्ट। 1 अपॉन 1 यानी 1 वोल्ट प्राप्त होगा। लिखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। एक कूलाम आवेश को अनंत से, 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े, तो वह 1 वोल्ट कहलाता है। तो वह 1 वोल्ट कहलाता है। 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े, तो वह 1 वोल्ट कहलाता है। यह हो गई 1 वोल्ट की परिभाषा। और विद्युत विभव को अच्छे से समझें। अब क्या समझेंगे? विद्युत विभवांतर क्या होता है विद्यार्थियों, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। चलो इनको एग्जांपल लेके समझते हैं।
अब हमारे जो टॉपिक हैं वो टॉपिक हैं विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर क्या होता है विद्यार्थियों, उनको थोड़ा एक डिटेल में समझते हैं और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। हम क्या मान लेते हैं, देखो मान लेते हैं दो टंकियां हैं, फर्स्ट के अंदर भी पानी भरा हुआ है और सेकंड यहां पे इनके पास में रखा हुआ है, इसमें भी पानी भरा हुआ है। जब इन दोनों को आप कनेक्ट करोगे, इन दोनों को आप कनेक्ट करोगे और इसकी आवश्यक शर्त पहले क्या है कि ये एक ही लेवल पर है, यानी इसको आप फर्स्ट लेवल मान लो, इनको सेकंड लेवल मान लो, यानी और एक ही लेवल पर है, यानी इन दोनों का स्तर क्या है, बराबर है। तो इन फर्स्ट टंकी से सेकंड टंकी में, या फिर आप क्या कह सकते हैं सेकंड से फर्स्ट में जल का प्रवाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों एक ही लेवल पर रखी हुई है, दोनों एक ही स्तर पर रखा हुआ है, दोनों का स्तर क्या है, एक ही स्तर है। और यहां पे जल का प्रवाह कब होगा, आपके दिमाग में आ चुका है, कब होगा कि जब इन दोनों के लेवल में थोड़ा बहुत अंतर होगा या ऊपर नीचे होगी। तो यहां पे एक और यहां पे एग्जांपल लेके समझते हैं कि ये एक फर्स्ट टंकी है और यहां पे सेकंड टंकी यहां पे है। इन दोनों का लेवल एक ही नहीं है, अलग अलग लेवल हैं। इन दोनों का अलग अलग लेवल हैं, अलग अलग लेवल हैं। इसका मतलब क्या होगा, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर जल का प्रवाह होगा। जैसे आपने ऊष्मा भी पढ़ा होगा, 11वीं में अच्छे से पढ़ा होगा कि ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। वैसे के वैसे यहां पे भी जो लेवल में अंतर के कारण जल का प्रवाह होता है, लेवल में अंतर के कारण जल का प्रवाह होता है। तो यहां पे आप क्या समझ सकते हैं कि विभव में अंतर को ही क्या बोलोगे, विभवांतर। विभव अभी पढ़ा टॉपिक विभव, और ये होता है विभवांतर। क्या होता है, विभव में अंतर। यानी इस कंडीशन में क्या होगा, जल का प्रवाह, जल का प्रवाह या फ्लो। यानी सिंपल सी बात है कि लेवल में अंतर के कारण ही जल का प्रवाह होता है। इसी प्रकार विभव में अंतर को ही क्या बोलोगे, विभवांतर बोलोगे विद्यार्थियों। अब समझते हैं विभवांतर क्या होता है। और यहां पे मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों ओर क्या है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है। यहां पे ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। बहुत सिंपल परिभाषा है, यदि आप एक एक कॉन्सेप्ट को समझोगे तो। विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि आवेश होगा तो उसकी चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा। विद्युत क्षेत्र के अंदर यहां पे एक बिंदु मान लेते हैं ए, इस पर कितना विभव है, तो यहां पे आप क्या लिख लेते हैं कि वी ए, यानी ए पॉइंट पर कितना विभव है। यानी ए पॉइंट पर आप अनंत से कोई आवेश को लेके आए हो तो कितना आपने कार्य किया है। तो वी ए यहां पे क्या मान लेते हैं, के क्यू, और अपॉन में क्या होगा, यहां पे के क्यू अपॉन आर, ये वाला मान लिया। और इसी प्रकार मान लो यहां पे कोई बिंदु बी है, इसी के अंदर विद्युत क्षेत्र के अंदर, और इस पर विभव है ना, वो विभव भी यहां पे वी बी मान लेते हैं और वो के क्यू अपॉन आर है। और यहां पे डिस्टेंस या आर अलग भी हो सकती है, इसमें R1 R2 भी आप मान लो, R1 और ये R2 क्योंकि अलग अलग हैं यहां पे। तो इसमें आप क्या कहोगे, विभवांतर की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव में जितना अंतर होगा उसी को क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। यानी यहां पे जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वी ए माइनस वी बी,
यानी विभव में अंतर को ही विभवांतर कहेंगे, यानी वी ए माइनस वी बी, और वो हो जाएगा के क्यू अपॉन आर वन माइनस के क्यू अपॉन आर टू। ये हो गया विभवांतर का फॉर्मूला। विभव और विभवांतर में केवल इतना अंतर है कि यहां पे आपको 2 पॉइंट लेना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र के अंदर 2 पॉइंट लेंगे, अनेक पॉइंट होंगे, लेकिन 2 बिंदुओं के मध्य या विभव में कितना अंतर है उसको क्या बोलोगे? विभवांतर बोलोगे। लिखते हैं इसकी सबसे पहले परिभाषा, और इसका मात्रक विमा और प्रकृति एज इट इज विद्युत विभव है। यह भी एक प्रकार का विभव ही है, लेकिन यहां पे 2 बिंदुओं पर विभव में कितना डिफरेंस है या कितना अंतर है, उसी को क्या बोलेंगे? विभवांतर, यानी विभव में अंतर। यानी विभवांतर का फॉर्मूला भी हो गया। यहां पे आप परिभाषा क्या लिखोगे? परिभाषा होगी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव में अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। यानी विभवांतर घटना विद्युत क्षेत्र के अंदर ही घटित होती है, लेकिन विद्युत विभव अंश को आवेश को विद्युत क्षेत्र में ला रहे हो तो एकांक आवेश को लाने में कितना कार्य कर रहे हो, वो होता है विद्युत विभव। एक बार वापस 2 मिनट के अंदर रिपीट कर रहा हूं इस पूरे चैप्टर को, कि अनंत से विद्युत क्षेत्र में आवेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अनंत से विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को, यानी इकाई आवेश को लाने में कितना कार्य करोगे, वो होता है विद्युत विभव। लेकिन विद्युत विभवांतर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र के ही अंदर 2 बिंदु हैं, उसके मध्य विभव में कितना अंतर है, उसको क्या बोलोगे विद्यार्थियों? उसको ही विभवांतर बोलोगे। क्या बोलोगे? विभवांतर। यह हो गई विभवांतर की परिभाषा। मात्रक विमा और प्रकृति सेम है, एज इट इज। तो इस जो सेकंड चैप्टर के अंदर आपने जितना टॉपिक पढ़े हैं, उनके बाद में जो अगला टॉपिक आएगा हमारा, वो टॉपिक आएगा विद्युत विभव एक बिंदु पर, यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होगा। ये फर्स्ट चैप्टर से ही रिलेटेड है। जैसे आपने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की, इसी प्रकार यहां पे भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना करेंगे। तो बने रहिए कंटिन्यू।